बारिश हो रही है मतलब लग रहा है किसी का वो क्या बोलते हैं, प्यार हंस रहा होगा। नहीं तो बारिश हो रही है। हाँ अच्छा अच्छा, पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। चलो अच्छा है। तो यहाँ पे चलो अच्छा है, तो एकदम मतलब एंजॉय करो पढ़ाई को, जितना एंजॉय कर सको उतना एंजॉय करो। तो अभी हम लोग वापस आते हैं। कैसे हैं बच्चों, क्या हाल समाचार है? अक्षय, वैभव, निशांत, आयुष कुमार, अभिषेक राज, आशय आर्या, मोहित कुमार, अनु सिंह, प्रिंस राय, रिजभानु शर्मा, हर्षिता राजपाल, हेमवानी, राजू कुमार प्रजापति। वो अक्षय हम बहुत अच्छे हैं, आशय बहुत अच्छे हैं, अनुष बहुत अच्छे हैं हम, रिजभानु चलिए। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते चले जाइए। और अब हम लोग अपने आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े, अब आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखो। सबसे पहले मेरे कुछ सवाल का जवाब। हम लोगों ने अकाउंटिंग में अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 1 किया, चैप्टर नंबर 2 किया, चैप्टर नंबर 3 किया और चैप्टर नंबर 4 किया। एक बार अगर रिकॉल करने की कोशिश की जाए कि सर हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, क्या डिस्कशन हुआ, तो याद करो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने, मेरे बच्चों, प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग सीखा था। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, और इसके साथ बहुत कुछ, अकाउंटिंग का ब्रांच कितना है, अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब तमाम चीजों के ऊपर बातचीत हुई थी। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में जब आए तो कुछ टर्म्स देखा। कौन से टर्म्स थे ये? टर्म्स रिलेटेड विथ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखा, कुछ शब्द को जाना। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और शायद इसमें हम लोगों ने गैप्स को भी समझा था, GAAPS, गैप्स। चैप्टर नंबर 4 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चर्चाएं की गई थी, जहां पे हम लोगों ने एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जाना। और इन तमाम बातों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। और हम सभी केसीसियंस ये कह सकते हैं कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक डन हो चुका है। क्या ये बात सत्य है? क्या हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक डन हो चुका है? स्वप्निल, मोहित, ब्रिजभान, बहुत बिल्कुल पूरा सत्य, ठीक है। अब जबकि ये बात सत्य है, तो एक बात मुझे बताओ, इन सब के वीडियो चैप्टर वाइज केसीसी एप्लीकेशन में डाल दिए गए हैं। इससे ये फायदा होगा ना कि आप जब चाहो तब रिवाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। लेकिन क्या हो अगर ये आप मान लो, अरे वीडियो ही तो है, पड़ा हुई हुआ है, क्यों देखें, क्यों करें, क्या करें, नहीं करें, तो फिर इसका क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। सोचो, जब ऑफलाइन स्टार्ट होता है था क्लास, जब ऑफलाइन बच्चे आज से 1 साल पहले करते थे, तो ऑफलाइन बैग उठा करके जाओ ऑफलाइन और वापस से घर आओ, सीखे तो ठीक है, अदरवाइज क्लास में अगर 2-4 मिनट के लिए ध्यान इधर उधर हो गया, एक ऑटो वाला बगल से गुजर रहा है और तुम्हारा ध्यान उस ऑटो वाले पे है और टीचर ने क्या कहा वो तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारे पास बैकअप क्या होता था? कुछ भी नहीं। और आज ये जो चैप्टर वाइज हमारे पास एक एक वीडियो है, ये हमारे लिए एसेट है कि नहीं, बताओ? संपत्ति है कि नहीं? आज अगर हमारा ध्यान 2-4 मिनट के लिए इधर उधर हो भी जाता है, तो हम दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं।
और कभी भी अगर मान लो हमारी दोस्तों के साथ कोई डिस्कशन हो रही है और कोई बात, कोई पॉइंट अचानक से याद नहीं आया, तो हम दोबारा से वीडियो देख करके आराम से उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मेरे बच्चों, साधन जब जिंदगी में आती है ना, साधन जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो फैसिलिटी कह लो, सुविधाएं बढ़ जाती है, तो तुम्हारा उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। अब ये अलग बात है कि तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लो, लेकिन अगर तुम सही तरीके से सोचो, एज ए स्टूडेंट अगर तुम्हें ज्यादा फैसिलिटी दी गई है, तो शायद इंस्टीट्यूट, शायद तुम्हारे पेरेंट्स, शायद तुम्हारा समाज तुमसे कुछ ज्यादा रिजल्ट की भी अपेक्षा करना स्वाभाविक है। और सबसे ज्यादा तुम्हारा टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है इतना फैसिलिटी दे करके, वो तो तुमसे थोड़ा ज्यादा अपेक्षा तो करेगा ही। मुझे बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तुमसे एक्सपेक्टेशन रखें कि नहीं रखें? हम ये मान के चलें कि नहीं, स्वप्निल, अनुष, बृजभानु, मोहित, आशय, राजू, हम ये मान के चलें कि नहीं चलें कि जब तुमसे कोई कहीं से भी जो मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई सवाल कल को तुम्हारे कॉलेज में कोई पूछे, कल को तुम्हारे स्कूल में कोई पूछे, तो तुम बहुत सही जवाब दोगे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दिए, कैसे भी टाइम पास कर दिया। तुम टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे। टाइम पास के लिए पढ़ाना होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसके सिंह का बुक बनाते। और खास करके मेरे बच्चों, 11th में तो केवल एसके सिंह का बुक बनाता है बच्चा, सब बस हो गया, उसके लिए 11th इसी से समाप्त है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? हम लोग टीएस गिरवाल से अकाउंट बना रहे हैं, हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स का 2 बुक है, हम लोगों के पास बीएसटी का एक बहुत ही अच्छा बुक है। हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे तो औरों की अपेक्षा हम ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, जो लड़का या जो स्टूडेंट 11th क्लास में आज रेस्ट कर रहा होगा, ये सब बुक का नाम भी नहीं सुना होगा, बस गांव घर के लेवल में एसके सिंह का बुक बनाया, काम खत्म, क्या उसका टॉप करने का संभावना बनता है? या तुम्हारे टॉप करने का संभावना बनता है? सोचो, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन लाएगा? कौन लाएगा सबसे अच्छा रिजल्ट? तुम लाओगे, क्योंकि ना तुम बैठे ना तुम्हारा टीचर बैठा, क्योंकि ना तुम कंफर्ट जोन में हो ना तुम्हारा टीचर कंफर्ट जोन में है, ना तुम बहानेबाज हो, ना तुम ये कहते हो कि लॉकडाउन था सर, लॉकडाउन था, लॉकडाउन था, सब बंद था, और है ना हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन था। सुबह बारिश तेज हो रही थी और रेनकोट पहन के आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जाते हैं। मेरे बच्चों, कहाँ बहाना है? बहाना तो है ही नहीं ना सर। सर आज क्या है, आज तूफान आ गया, आज बारिश आ गई, आज ये आ गया, वो आ गया। बहानेबाज लोगों को अपने जिंदगी से दूर करना, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तब। क्योंकि ये जो बहाने होते हैं ना, बहाने, इसका भी एक हैबिट होता है। कुछ लोगों की आदत हो जाती है बहाने बनाने की, और उनसे जितनी भी बात करो वो सफल क्यों नहीं हो पाए जिंदगी में। आज भी अपने गांव में देखो, कुछ सीनियर होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, अक्सर हम और आप बुजुर्गों के पास बैठते हैं ताकि बुजुर्ग कुछ ज्ञान की बात समझाएं। और आप गांव में ऐसे भी बुजुर्ग देखे होंगे जिनके पास अगर आप बैठो तो वो सिर्फ आपको यही सुनाएंगे, फल्ला चीज हो गया ना इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, फल्ला चीज हो गया ना इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। अब वो उनके पास जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके पास एक रीजन है, उनके पास एक एक्सक्यूज है, बहाने हैं। तो मेरे बच्चों, इन लोगों को पहचानना, और कहीं भगवान न करे ये हैबिट तुम्हारे अंदर नहीं आ जाए, बस इसको संभालना। तुमने अपने जिंदगी को अभी शुरू किया है, तुम 10th पास करके एक अलग दुनिया में तुमने पहला कदम रखा है, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस कुछ गलत हैबिट, चंद गलत हैबिट, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहां चले गए। ये 11th का एक हैबिट जो है ना, उसको 11th में क्या होता है बच्चों? 10th पास करके बच्चा आ रहा है 11th में, 11th में
होता क्या है कि आप नए नए दोस्त बना रहे हैं, नया माहौल है, इसमें जाने और अनजाने आपके अंदर 2 से 4 गलत हैबिट केवल पनप जाए ना, उसको संभालते संभालते आपका 12 निकल जाएगा, और एक बार 11th और 12 निकल गया, उसके बाद आप जिंदगी में आपको संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा कि मतलब आप अब कहां से संभलें। क्योंकि अगर 12 के मार्क्स कम हो जाएंगे तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आराधना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोशिश करना मेरे बच्चों, 11th इतना क्रूशियल है जितना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब तुम 12 में रहोगे ना, मैं शायद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं टोकूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि 11th में मेरा बनाया हुआ बेस है, ये कभी लड़खड़ाएगा नहीं। लेकिन 11th में अगर मैंने तुम्हें कितने भी अच्छे ढंग से पढ़ा दिया और तुम्हारे अंदर कुछ गलत हैबिट्स हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, वो बहुत का हो सकता है। जैसे कि तुम टाइम का वैल्यू ना दो, जैसे कि तुम अपने नॉलेज का कदर ना करो। सबसे बड़ा चीज होता है टाइम। मेरे बच्चों, टाइम को पकड़िएगा। समय मिले, एक रिवीजन की हैबिट, लापरवाही, ये तमाम चीजें हैं जो आप धीरे धीरे, थोड़ा सा गलत संगत, थोड़ा सा आज के डेट में जो सबसे ज्यादा बचना है जिन चीजों से, वो है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। आप इन सब चीजों का से सीखते भी होंगे, लेकिन पता नहीं इन सब जगहों पे आदमी का कितना समय बर्बाद भी होता है, कितना समय बर्बाद होता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूं कि वैसे आपको अनुभव खुद ही होगा। और आजकल तो पता नहीं कितने सारे गेम आ गए हैं, इतने सारे गेम आ गए हैं कि आप मतलब गेम खेलते हो, पता चलता है पैसे कमा रहे हो। यूट्यूब अच्छा है बउआ, लेकिन यूट्यूब को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप यूट्यूब पे जब जाते हो ना, वहां पे बहुत अच्छी चीजें भी है, लेकिन पता चला एक अच्छी चीजों को ढूंढने के चक्कर में 10 अच्छी चीजों का सजेशन नीचे आ जाता है। और जिस एक चीज को आप महज 10 मिनट में सीख सकते थे, उसके चक्कर में आपके घंटों बर्बाद हो जाते हैं। और जब एक ही अच्छी चीज को आप 10 लोगों से सुन लेते हो, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि किसने क्या सही कहा था। तो यूट्यूब अब पहले वाला बात रहा नहीं, सेलेक्टेड कंटेंट्स है नहीं, इसको जो मर्जी है स्क्रिप्टेड बना बना के डाल रहा है। तो इसीलिए मैं खुद यूट्यूब पे डाल रहा हूं। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा है कि आप एक टॉपिक सर्च करो, सेशन में 10-10 आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि समय जो है वो थोड़ा सा वहां पे बर्बाद होता है। तो मेरे बच्चों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर आदमी यूट्यूबर ही हो जाए, हर आदमी गेमर ही हो जाए, ये भी संभव नहीं है। जिसको देखो वही 11th में, मेरे मेरे कुछ खास बच्चे रहे, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने 11th से लेकर 12 तक उन्हें क्लोजली वॉच किया। बहुत अच्छे बच्चे, उसमें पबजी आया था और पबजी का नशा चढ़ा। रात के 3-3, सुबह के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे सुबह तक गेम खेल रहा है, आंख फूला हुआ है गेम खेलते खेलते। और जो बच्चा 10th तक बहुत अच्छा किया और उसके बाद कॉमर्स इस सोच में रखा, कॉमर्स लेने के बाद बहुत अच्छा करेंगे, उसका बिहार बोर्ड से होते हुए भी उसका रिजल्ट आता है 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, कैसे भी पास करता है बस। मेरे बच्चों, आज उस लोगों के पास कोई बहुत अच्छा करियर नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप 11th और 12 को बहुत नजदीक से बर्बाद कर दोगे ना, उसके बाद संभलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। और यार, आपको गेम ही खेलना है या जो भी करना है, इनफैक्ट आपको जो भी करना है, मतलब सब ब्लॉगर ही बन जाएंगे या जो भी है आज के डेट में जो भी है, यार एक मुकाम हासिल करो। एक एक आप सोच के देखो, आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप अगर कैट प्रिपेयर, कैट से आप एमबीए कर लोगे, आप एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर रहोगे, आपकी सैलरी करोड़ों की होगी, उसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग भी करोगे तो लोग आपको सुनेंगे। और आज आप क्या हो? कुछ भी नहीं। और आज आप बनना चाहते हो, तो उसके चक्कर में आप अपने करियर को खो दोगे।
तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जब आप लोग ऑफलाइन में आओगे तो मैं बहुत सारी बातें तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल मैं ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप भर दिन घर पे हैं और आपके हाथ में आपका सबसे जानलेवा शत्रु है आपका मोबाइल फोन, क्योंकि पढ़ाई भी उसी के जरिए हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, वो हमारा दोस्त भी है मोबाइल फोन, लेकिन बच्चों उसी मोबाइल फोन से लाखों बच्चे आज के डेट में एडिक्टेड होते जा रहे हैं गेम्स के। लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। लाखों बच्चे मतलब अनवांटेड चीजों को देखने के पीछे भाग रहे हैं, जिनका आपके करियर में कोई लेना देना नहीं, जिनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिनसे आप रत्ती भर नहीं सीख सकते। उसके चक्कर में आप अपना बहुत समय, बहुत बहुत समय का मतलब बहुत कीमती समय, बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम आप वहां पे दे देते हो। तो मेरे बच्चों इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है, जब तक आप घर पे हैं, सामने से हम आपको कुछ ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो वर्चुअली थोड़ा सा समय जहां जहां आपका बर्बाद हो उस पर गौर कीजिएगा। और ये मेरा सुझाव है कि आप लोग समय को पकड़िएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग ग्रेट हुए हैं वो टाइम को पकड़ के ही हुए हैं। और सबसे बड़ा रिसोर्स याद रखना, सबसे बड़ा संपत्ति अगर दुनिया की कुछ है तो वो हमारी और आपकी सबकी टाइम ही है। मतलब हम लोगों का जो टाइम है वो सबसे बड़ा एसेट होता है बच्चों। तो 500 रुपया अगर खो जाए तो शायद उतना चिंतित मत होना जितना कि अगर एक 24 घंटे का दिन खो जाए जिसमें तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तो ज्यादा चिंता करने की बात है। कि शायद इस एज में अगर 24 घंटे का दिन रात बर्बाद कर दिया और कुछ सीखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, तो शायद वो पल लौट के नहीं आएगा। 500 रुपए के नोट तो बार बार आ जाएंगे। तो बच्चों इस सोच के साथ थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी में कुछ तो बहुत ढंग का कर ही लोगे। तो मुझे लगता है कि मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ इस मुद्दे को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और अब चलते हैं आप लोगों को पढ़ाई की तरफ लेकर के। बच्चों कभी कभी मोटिवेशन होना जरूरी होता है। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। ऑनलाइन में वर्चुअली मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, और तुम कितना समझ पा रहे हो ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन बस अंदर से आ रहा है, और बस अंदर से आ रहा है और तुम्हारे लिए आ रहा है, तो जो भी आ रहा है बोल दिया। तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। चिंता हो रही थी इसीलिए बोल रहे थे। मुझे लगा ऐसा कि शायद तुम लोग कहीं समय तो नहीं बर्बाद कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस कॉमर्स रखा फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर के चक्कर में पड़े हुए हो, और इसीलिए बोल दिया। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो हम तो रेगुलरली तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, और रेगुलरली तुमसे बात होगी तो बहुत कुछ हम सामने से ही वॉच कर लेंगे कि तुम कितना कर रहे हो, और फिर हम लोगों का रिलेशन और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्चुअली जरूरी था ऐसा बोलना, तो मैंने बोल दिया। बच्चों ये बताओ कि ये जो नोट्स है इस कलर का, सर मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे टीचर मिले। अरे थैंक यू सो मच सर। अरे आराधना कोई नहीं। अरे हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को संभाले, बस बस वही कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि ये बताओ, ये जो नोट्स तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ये जो मैंने कलर चेंज किया है, ये बता। हाँ, ये बता ये ठीक है? ये बता ये कलर ठीक है या पहले वाला ठीक था? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता जल्दी से बता ये कलर ठीक है या नहीं? ये सही है? अच्छा ये सही है, चलो ठीक है, अट्रैक्टिव है। तो चल फिर यही रहने देते हैं। ओके, चलो बच्चों वापस से आते हैं मुद्दे पर। एक से लेकर चार, एक से लेकर चार तक का चैप्टर डन हो चुका है। चलो तुम लोगों को लेकर के चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 5 का जोरदार तालियों से स्वागत करो। उसका रीजन ये है कि यहां से तुम्हारे, मैंने बोला जोरदार तालियों से स्वागत करो, तो तालियों से स्वागत हुआ ही नहीं। भाई ताली भेजो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए स्वागत करो क्योंकि यहां से, यहां से मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। यहां से बच्चों हम लोगों का प्रैक्टिकल, यहां से हम लोगों का क्या होगा बच्चों? प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब सोचो ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या? सवाल जहां से हम बनाते हैं वो हम लोगों का स्टार्ट होगा।
और यहाँ से आपको सवाल बनाने का मौका मिलेगा। पहली बार आप सवाल को समझोगे कि अच्छा कैसे सवाल आते हैं, कैसे बनाने हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आपको समझ आएगा। बहुत ज्यादा स्वागत कर दिया तुम लोगों ने इस चैप्टर का। मेरे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे ही मैंने लिखा ना अकाउंटिंग इक्वेशन, तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि इक्वेशन क्या होता है, या मैं तुम लोगों से पूछूंगा इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि क्लास 10th तक तुम लोगों ने मैथ्स में कई सारे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, तो तुम्हारे टीचर ने जरूर बताया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। और इसीलिए अब हम लोगों का पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, और वो ये कि इक्वेशन क्या होता है। मेरे बच्चों, आप सबके पास शायद इसका जवाब हो। जब तक आप टाइप करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यही होता है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे बच्चों, इक्वेशन क्या है इसको हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं। और इक्वेशन को आसान भाषा में कहा जा सकता है इक्वल। हर वो चीज जो दुनिया में इक्वल बताता है, इक्वल है, वो इक्वेशन है। जैसे मान लो कि हम लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते थे, ए बराबर बी प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। मैं अपने भाषा में बता रहा हूं। तो अगर मैं इसको मैथ्स में ना लिखूं और मैं लिखूं ऐसे राम बराबर मोहन, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, ये भी इक्वेशन है। सर, दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट जो हमें इक्वालिटी बता दे, क्या बता लेते? इक्वालिटी बता दे, जो बता दे कि ये दो चीज आपस में बराबर है, तो सर वो इक्वेशन है। तो हम अगर आसान भाषा में लिखें इस चीज को, इक्वेशन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे, मेरे बच्चों तुम लोग भी लिखते जाना, इक्वेटिंग द वैल्यू बोथ साइड। दोनों साइड के वैल्यू को इक्वेट कर देना, यानी बराबर कर देना, इज कॉल्ड इक्वेशन। जब दोनों साइड का वैल्यू बराबर हो जाए, इक्वेट हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? इक्वेशन है। सर, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? मेरे बच्चों, दूसरे शब्दों में अगर आपको कहना हो तो आप कहना सच स्टेटमेंट। सच का मतलब ऐसा वैसा जैसा तैसा। सच स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट इन विच LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, then इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन कह सकते हैं। मेरे बच्चों, समझ में आ रहा होगा इक्वेशन का मतलब क्या? जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन कह सकते हैं। सर, और भी आसान भाषा में कहना हो, सर एकदम आसान लैंग्वेज दो ना, एकदम आसान जो कहीं पर भी बोल दें, एकदम आसान लैंग्वेज दो ना, ये आसान नहीं था। मेरे बच्चों, आराम से कह देना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। स्टेटमेंट शोइंग इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। और मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि सबसे आसान वाला लैंग्वेज तुम्हें मिल चुका है। बताओ, क्लियर है? स्टेटमेंट शोइंग इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें इक्वालिटी बताए, जो हमें बताए कि दो चीजें आपस में इक्वल है, उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। और मिलते हैं सबसे आसान, इससे आसान और क्या होगा? इससे आसान कौन सा लैंग्वेज होगा बताओ? स्टेटमेंट क्या शो करता है, जो इक्वालिटी बताता है, उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो मुझे लगता है ये बात तो आप लोग समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है। और मेरे बच्चों, इक्वेशन का 3 तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को डिफाइन किया। बस इक्वेशन हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। लेकिन चूंकि उसमें इक्वेशन वर्ड आता है, तो हमारा ये जानना जरूरी था कि हमारे बच्चे इक्वेशन जानते हैं या नहीं। अब हम और आप ये तो समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी दुनिया में स्टेटमेंट है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा राम बराबर मोहन, इसका मतलब राम और मोहन बराबर है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, ये इक्वेशन है।
अगर मैं कहता हूं 3 बराबर 2 प्लस 1, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर ये इक्वेशन। अगर मैं कहता हूं a बराबर x, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर ये इक्वेशन है। तो यानी कि दुनिया में जहां भी दो चीजें आपस में बराबर हो, या कह लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, यह भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, यह भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, और यह भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो हमें इक्वलिटी बताए, क्या बताए? इक्वलिटी, उसे हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन कह सकते हैं। मेरे बच्चों इक्वेशन समझ आए कि नहीं आया? कि नहीं आया बताओ। जब तुम इक्वेशन सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बताओ? जब तुम पहली मतलब जैसे ही सुने, कहीं पर इक्वेशन सुने, इक्वेशन जैसे आप सुनते हो ना गाय, तो दिमाग में क्या आता है? गाय। और जैसे सुनते हो इक्वेशन, गाय का एक इमेज आता है ना, गाय सुनने के बाद गाय का एक इमेज आता है। जैसे सुनते हो बंदर, तो बंदर का एक इमेज आता है दिमाग में। तो सुनते हो इक्वेशन, तो कैसा इमेज आता है? किस चीज का इमेज आता है बताओ? जल्दी से बताओ, इक्वेशन तो किस चीज का इमेज आता है दिमाग में? अच्छा, बराबर का साइन आता है दिमाग में। गुड, ये भी सही है। मैं तो कहता हूँ जैसे तराजू, देखे हो सामान लेने जाते हैं हम लोग, तो तराजू रहता है ना दुकानदार के पास। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो सामान देता है तो इक्वल करके देता है, तो वो जो तराजू है एकदम बेस्ट एग्जांपल है इक्वेशन का। जैसे आजकल डिजिटल आ गए हैं, तो उसमें बराबर वाला वो फीलिंग नहीं रहा। लेकिन पहले के समय में एक तरफ वेट रखते थे, एक तरफ सामान रखते थे, फिर बराबर करते थे, फिर बराबर करके दे देते थे। वो जो बराबर हो रहा है मतलब इक्वेशन पूरा हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। वो क्या हो रहा है बताओ बच्चों? इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो सामान नहीं बिकेगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करके सामान बेचते हैं। तो मेरे बच्चों इक्वेशन जब भी सुनना ना, तो समझ लेना कि दो चीजें आपस में बराबर हो रही है, तभी इक्वेशन होगा। सर हमने कॉमर्स इसलिए नहीं रखा था कि आप हमको मैथ्स की तरफ लेके जाएं। आप गलत कर रहे हैं सर। हम कॉमर्स इसलिए रखे थे ताकि हम मैथ्स से छुटकारा पा सकें, और आप हमारे इस फीलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं तो बस इक्वेशन को हल्का फुल्का सॉल्व कर रहा था। अब यहां पर देखो, हम आपको बिजनेस की तरफ लेके चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा बिजनेस हमने आप लोगों के लिए बनाया, और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आएगा। बताओ ये बिजनेस अच्छा है? ये है बिजनेस, और इस बिजनेस में भाई हम कॉमर्स रखे ही इसलिए क्योंकि हम बिजनेस के बारे में जान सके। अब ये जो बिजनेस है, थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर देते हैं। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी सर? सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे? हम बिजनेस के बारे में पढ़ने के लिए आए, हम व्यापार के बारे में जानने आए, और आप हमको इक्वेशन पढ़ा रहे। ये सरासर नाइंसाफी है सर। आप ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? व्यापार में इक्वेशन भला कहां से आएगा? क्यों आएगा? एकदम तुम्हारा वाजिब प्रश्न चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सर व्यापार के बारे में जानने आया बच्चा, उस बच्चे को आप जबरदस्ती इक्वेशन नहीं पढ़ा सकते। तो बिल्कुल बच्चों, तुम्हारा सवाल एकदम बिल्कुल सही है। तुम व्यापार के बारे में जानने आए, बिजनेस के बारे में जानने आए, हम क्यों तुम्हें इक्वेशन पढ़ा रहे थे? एक्चुअली तुम्हारे चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, इसीलिए बस हम भावनाओं में बह करके इक्वेशन डिस्क्राइब करने लगे। लेकिन अब हम तुम्हें लेके चलते हैं कि ये व्यापार है, और कलर को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। मेरे बच्चों व्यापार की कल्पना करो और सोचो। एक व्यापार में जितना भी एसेट होता है, एसेट का मतलब शायद तुम जानते होगे संपत्ति। एक व्यापार में जितना भी एसेट होता है, एसेट का मतलब क्या बच्चों? संपत्ति। एक व्यापार में जितना भी संपत्ति होता है, एसेट का मतलब समझ गए ना, प्रॉपर्टी होता है। इस व्यापार में बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। एसी है, फ्रिज है, कूलर है, फर्नीचर है, मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, पता नहीं क्या क्या है इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में जितना भी तमाम एसेट है, कैश है, बैंक बैलेंस है ना, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है ना? अब एक बात बताओ, ये तमाम संपत्तियां जो इस व्यापार में है, हम उसे क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं बच्चों। जरा सोचो, ये एसेट आया कहां से होगा?
भाई कहीं से तो आया होगा। तुम लोगों को पता है एसेट को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। रिसोर्स समझ में आ रहा है? रिसोर्स हिंदी में बोलते हैं, रिसोर्स का मतलब संसाधन। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। मेरे बच्चों संसाधन का मतलब क्या होता है? आज एक बात बताओ, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास जो बैग है, तुम्हारे पास जो कॉपी है, कलम है, बुक है, ये सब क्या है? तुम्हारा रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब जिसको हम यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं, वो रिसोर्स है। कैश हमारा रिसोर्स है। हम जो खाना खाते हैं वो रिसोर्स है, मतलब हमारी सारी संपत्तियां हमारा रिसोर्स है। एक बिजनेस कैसे रन होता है, ये बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमाता है, ये बिजनेस अपने एसेट को यूज करके प्रॉफिट कमाता है। तो ये एसेट इसका रिसोर्स हो गया। हम मकान बनाते हैं, बालू सीमेंट गिट्टी लोहा सब यूज करते हैं। वो बालू सीमेंट गिट्टी लोहा क्या है मेरे लिए बच्चों? रिसोर्स है। वो उस मकान के लिए या हमारे लिए रिसोर्स है। तो मेरे बच्चों बिना सोर्स के रिसोर्स नहीं होता। इस बिजनेस में जो भी रिसोर्स है भाई, उसका कुछ ना कुछ सोर्स तो रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ सोर्स तो रहा होगा। तो मेरे बच्चों ये रिसोर्स कहां से आया, उसका सोर्स क्या है, कहां से वो आया, इस पर गौर करो। तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बिजनेस में सबसे पहले तो उस बिजनेस को खड़ा करने वाला उस बिजनेस का ऑनर, सबसे पहले तो पैसा लगाने वाला उस बिजनेस का ऑनर, तो उस बिजनेस में पैसा लगाता है और ये ऑनर इसमें पैसा लगा रहा है। तो इसका जितना भी बिजनेस का संपत्ति है, का ज्यादातर पोर्शन कौन कौन ला रहा है, ज्यादातर पोर्शन कहां से आ रहे हैं? तो भाई ऑनर ला रहा है। तो इस प्रकार से मुझे बताइए, ये जो इस बिजनेस में एसेट है मेरे बच्चों, यहां देखो बिजनेस, इस बिजनेस का जो भी रिसोर्स है वो कहां से आया? तो सबसे ज्यादा जो मेन अमाउंट आता है वो कहां से आता है? वो ऑनर देता है। ये रहा तुम्हारा ऑनर, ये ऑनर सबसे ह्यूज अमाउंट पे करता है। और क्या सारा पैसा ऑनर ही पे करता है? नहीं, ऑनर के अलावे और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कोई थर्ड पार्टी हुआ। ऑनर के अलावे जो भी लोग हैं उसे हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं। तो कुछ पैसा थर्ड पार्टी का भी पे होता है, कुछ पैसा बिजनेस में थर्ड पार्टी का भी दिया रहता है। अब तुम कहोगे सर ये थर्ड पार्टी कौन? मैं कहूंगा कि भाई हो सकता है इस बिजनेस ने कुछ पैसे बैंक से कर्ज लिए हों। तो बैंक क्या हो गया मेरे बच्चों? थर्ड पार्टी। या मैं कहूंगा कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस ने कुछ पैसा क्रेडिटर से कर्ज लिया था। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब समझते हो ना? किसी से कर्जा ले लिया था, किसी से लोन ले लिया था, किसी व्यक्ति से लोन ले लिया था। तो वो जो क्रेडिटर्स है, वो जो लैंडर्स है, वो जो लोन देने वाला है, हाँ वो जो भी है, सप्लायर है, कुछ भी है, तो सब एक तरह से वो क्या हो गया बच्चों? थर्ड पार्टी हो गया। यानी अगर आप गौर से देखें तो बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है? तो सही मायने में देखें तो एक तो ऑनर का पैसा लगा हुआ है और दूसरा किसका लगा हुआ है? थर्ड पार्टी का पैसा लगा हुआ है। मेरे बच्चों इस बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है? जल्दी बता दो। बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है? दो लोगों का, एक तो ऑनर का और दूसरा थर्ड पार्टी का। क्लियर है? यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो रिसोर्स है मेरे बच्चों, ये जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स कहां से आए? ये जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स कहां से आए? तो मेरे बच्चों ये रिसोर्स एक तो ऑनर से आया और दूसरा थर्ड पार्टी से आया। क्लियर है? समझ आ गया होगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां तक समझ गए कि नहीं समझ गए? और अब बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग का लाइट जला? लाइट, अरे दिमाग की बत्ती जली? बेहुदो दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली तो अब जलेगी, नहीं जली तो अब जलेगी। सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। दिस इज द स्टेटमेंट विच शोज इक्वालिटी मेरे बच्चों। दिस इज द स्टेटमेंट विच शोज इक्वालिटी मेरे बच्चों। अगर ऑनर ने 10 रुपया लगाया और थर्ड पार्टी ने 5 रुपया लगाया तो एसेट 15 का होगा कि नहीं होगा? बताओ। सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। क्या ये इक्वेशन है? क्या तुम अब इक्वेशन पे आ गए?
क्या तुम बिजनेस ही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बताओ? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, बिजनेस पढ़ने आए थे, क्या से क्या पढ़ा रहे थे? बिजनेस में कुछ इक्वेशन जैसा फील हुआ क्या तुम्हें? बिजनेस में इक्वेशन जैसा कुछ फील हुआ क्या तुम्हें? क्या हुआ इक्वेशन? सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। मेरे बच्चों, सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स। मेरे बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सोर्स है वो एक तो ऑनर का है और एक तो थर्ड पार्टी का है, बराबर रिसोर्स? मेरे बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जल्दी बता दो। ये जो सोर्स है उसमें ऑनर और थर्ड पार्टी होता है और बराबर रिसोर्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑनर प्लस थर्ड पार्टी बराबर रिसोर्स। क्लियर है? मेरे बच्चों, जो पैसा ऑनर ने लगाया, तुम्हें तो पता है कि ऑनर ने, ये देखो व्यापार को पहले देख लो, ऑनर ने जो पैसा लगाया उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं सर? सर, उसे हम लोग कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। तो क्या मैं ऑनर को कैपिटल से संबोधित कर सकता हूं? क्या ऐसा इजाजत है? मेरे बच्चों, क्या इजाजत है? जल्दी बता दे। ऑनर को कैपिटल से संबोधित किया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चों, आप लोग एक बात और जानते होंगे, चलिए व्यापार पे लेके चलते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, वह व्यापार में जो पैसा लगाया उसे हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लाइबिलिटी कहते हैं, कर्ज। तो अगर ऐसा है तो मैं इस थर्ड पार्टी ने जो पैसा लगाया है इसे हम लोग लाइबिलिटी कह सकते हैं। और यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जल्दी से बता दीजिए। और थर्ड पार्टी को मैंने क्या लिखा? लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी इज कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी। गौर से बताइए, क्या आप इक्वेशन को समझते जा रहे हैं? क्या आप सभी बच्चे इक्वेशन को समझते जा रहे हैं? मेरे बच्चों, तो क्या मैं कैपिटल को फिर से कैपिटल लिखूंगा तो कोई नाराज हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। और क्या मैं लायबिलिटी को फिर से लायबिलिटी लिखूंगा तो इसमें भी नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम रिसोर्स को एसेट लिख दें तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? रिसोर्स को अगर मैं एसेट लिख दूं तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? रिसोर्स का मतलब एसेट नहीं होता है क्या? रिसोर्स का मतलब एसेट नहीं होता है मेरे बच्चों, होता है ना? वेरी गुड। तो मेरे सामने एक इक्वेशन आ गया और मैं समझता हूं ये जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट, ये जो आपके सामने एक इक्वेशन आ गया है इसे ही हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरे बच्चों, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या आप लोग समझ पाए? यही है मेरे बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है तो आप उसे बहुत सटीक तरीके से जवाब देना। क्या लिखोगे? लिखना, सच इक्वेशन which is used in accounting, such equation, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, which is used in accounting to show the financial position of business is called accounting equation, is called accounting equation। बोलना, क्या बोलोगे? सुनो, बोलना
कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग में जिसे यूज करते हैं, और उसके जरिए हम क्या करते हैं, तो हम शो करते हैं, मतलब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। क्या दिखाते हैं मेरे बच्चों? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, तो नीचे एक लाइन छोड़कर ब्रैकेट में लिखवा दे रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन मींस इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस। एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस। मेरे बच्चों क्लियर हुआ? क्या क्या जानकारी देता है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन? आपको किन किन बातों की जानकारी देता है, जल्दी से बता दीजिए। 3 बातों की जानकारी देता है। क्या क्या जानकारी देता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की जानकारी देता है। मुझे बता दो, क्या समझ आ गया यहां तक? एक बार जल्दी से बता दो, क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब आप लोगों का नोट्स भी कंप्लीट करवाना है, इसी वजह से मैं क्या करने वाला हूं, तो ये जो भी चीजें हैं से हो गया। अब आप लोगों का नोट्स अच्छे से रेडी हो गया। मेरे बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन किया। सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन किया, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये, यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन समझना आराम से, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ से डिफाइन किया गया है। अब मेरे बच्चों ये देखो, ऊपर हमने अभी इक्वेशन के बारे में बातचीत की, रुक जाओ, इसको भी हम लोग काम कर ही लेते हैं। अब हम लोगों का नोट्स हो गया रेडी। देखो, यहां से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए थे बच्चों। एक बार नोट्स का ओवरव्यू लो। यहां से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए थे। सबसे पहले किसके बारे में जाना? इक्वेशन के बारे में जाना। इक्वेशन क्या होता है वो सब कुछ समझे। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? ये रहा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करी, अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन किया, फिर उसके बारे में और भी कुछ नोट्स बनाए, और उसके बाद हमने एक इमेज बनाया, वहां पे दिखाया कि भाई कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है, कैसे सोर्स रिसोर्स क्या होते हैं, सब कुछ बताया। मेरे बच्चों, नोट्स समझ में आ गया? जल्दी बता दो मेरे बच्चों, नोट्स समझ में आ गया? नोट्स बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सब कुछ क्लियर है नोट्स में? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ समझ गए। मेरे बच्चों, एक बात पता है आपको? एक बात सिखाते हैं आप लोगों को। बात ये है, ये जो कैपिटल है ना मेरे बच्चों, ये एक सोर्स है कि नहीं, बता दो। ये जो कैपिटल है वो एक सोर्स है कि नहीं? तो अगर इसको कहीं पर कोई विद्वान इसको लिखने, और इसको लिखे इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स, तो क्या आप लोग समझ पाओगे? इंटरनल का मतलब मालिक। मालिक तो घर का आदमी हुआ ना मेरे बच्चों। ऑनर जो है वो तो इंटरनल घर का आदमी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? ऑनर तो घर का आदमी हुआ ना, इसलिए ऑनर को कहा गया इंटरनल सोर्स। क्लियर है? और इसको लायबिलिटी को कहा जाता है कभी कभी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी होता है, ये तो बाहरी आदमी होता है ना, तो इसको एक्सटर्नल कहा गया। बाहरी आदमी है, इसको एक्सटर्नल कहा गया, बाहर का आदमी है, थर्ड पार्टी। बराबर एसेट। ऐसा भी अगर कहीं लिखा हुआ देख लो, तो समझ लेना कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही बात हो रही है। और अब हम लोग बहुत ही आराम से केसीसी जुगाड़ पे काम करेंगे। और केसीसी जुगाड़ क्या कहता है भाई? सीधा सीधा केसीसी जुगाड़ कहता है ए बराबर सी प्लस एल इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ए बराबर सी प्लस एल, याद रहेगा? बताओ, केसीसी जुगाड़ क्या कहता है, बताओ? ए बराबर सी प्लस एल बराबर अकाउंटिंग इक्वेशन। ए बराबर सी प्लस एल, याद रहेगा? जल्दी बताओ, ए बराबर सी प्लस एल। आज के बाद कहीं भी देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, सीधा एक लाइन में डन। जितना ऊपर में इतना भयावह लिखा हुआ है, वो सीधा एक छोटे से सेंटेंस में आके सिमट गया, ए बराबर सी प्लस एल। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक मजे की बात बता रहा हूं,
खैर मजे की बात तो ये है कि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए माइनस एल बराबर सी। मेरे बच्चों ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ए माइनस एल बराबर सी, ठीक है यहाँ पर, ओके। तो क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस सी बराबर एल? जल्दी से बताओ, क्या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस सी बराबर एल? मैं जो तुमको बताने वाला हूं ना, उसको सुनकर तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाने वाली है। सर क्यों, क्या बताओगे आप ऐसा? मेरे बच्चों में कुछ बात बताने वाला हूं। अगर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, हाँ, तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। सर क्या इसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं? मेरे बच्चों इसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। लेकिन क्या इसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम कहेंगे? मेरे बच्चों नहीं कहेंगे। हो गया, पाँव के नीचे जमीन खिसकी या नहीं खिसकी बताओ? कभी सोचा भी था तुम लोगों ने हम ऐसा इसको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्यों? अब ना प्रश्नों का एक भंवर सा उठ गया होगा, मतलब बहुत, क्या बोलते हैं उसको, भूकंप, अ, मतलब एकदम वो हो गया होगा, क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ उथल पुथल हो गया होगा, सृष्टि तबाह होने लगी होगी। सर ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक बार देखिए सर, क्यों नहीं कह सकते? मतलब बिल्कुल अजीब लग रहा होगा सर, आप अपने मति में नहीं है, आप एक बार ठीक से देखिए, ये ऐसा हो सकता है। हम लोग 10th पास करके आए हैं और इक्वेशन की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारे अंदर चल रहा होगा। मेरे बच्चों मैथमेटिकली ऐसा हम लिख सकते हैं। मेरे बच्चों मैथ्स में ये ऐसा सही है, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा सही नहीं है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ते हुए। तुम लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं बताओ, थोड़ा मजा भी करें ऑनलाइन क्लास में। तुम लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? तुम लोगों की तरफ भी बारिश हो रही है? नो सर, सर खैर चलो अच्छी बात है, तो अभी रुकी हुई है। मुद्दा ये था कि सर ये ऐसा ऐसा हो सकता है, हाँ सर ऐसा हो सकता है। सर ये ऐसा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? मेरे बच्चों सीधा सा सवाल का जवाब है एकदम। एक मैथ्स में तो पॉसिबल है, मैथ्स में तो पॉसिबल है कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो सकता है, वो तो मैथ्स के हिसाब से पॉसिबल है। मेरे बच्चों जब तुम कहते हो किसी बिजनेस में एसेट उसके सोर्स के बराबर है, तुम सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो बताओ? फील कर, फील, अंदर से आवाज आनी चाहिए, फीलिंग। जब तुम कहते हो किसी भी बिजनेस में एसेट उसके सोर्स के बराबर है, तो सही लग रहा है ना तुम्हें? सही लग रहा है ना बेटा? बस जो दिल से आए वही बोलना। सही लग रहा है ना तुम्हें? बिल्कुल सही, ओके। सर जब हम कहते हैं कि एसेट में से कर्ज वाले को पैसा दे दिया गया, तो केवल ऑनर का पैसा रह गया। फिर से समझो, बिजनेस में जितना भी एसेट था उसमें से थर्ड पार्टी वाले को बुला के उसका पैसा दे दिए, तो अब किसका पैसा बच गया केवल? बोलो गधो, किसका पैसा बच गया? ऑनर का, कैपिटल। ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा। सही लगा या नहीं लगा बता? सही लगा या नहीं लगा? सही लगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि व्यापार में से मालिक का पैसा दे करके थर्ड पार्टी वाले का पैसा रखा गया है, बच गया है, तो ये गलत है। क्यों सर? क्योंकि जितना भी एसेट होता है मेरे बच्चों, उसमें से हम कभी भी अपना कर्ज पहले पे करते हैं, लायबिलिटी पहले पे करते हैं, ना कि पहले कैपिटल पे करते हैं। याद रखना, कैपिटल और लायबिलिटी में से सबसे पहले लायबिलिटी पे होगा, कैपिटल पे कभी हो ही नहीं सकता है। मेरे बात को जरा समझना, तुमने अपने मम्मी पापा का भी पैसा रखा हुआ है और तुमने अपने दोस्त का भी पैसा रखा हुआ है, तुम पहले किसको लौटाओगे बताओ? अकाउंटिंग की भाषाओं को समझो, तुम पहले किसको लौटाओगे? मम्मी पापा का पैसा पहले लौटा दोगे, बाहर वाले का पहले लौटाओगे, या पहले घर वाले का पैसा लौटाओगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम पहले कैपिटल वाले को पैसा दे दो और फिर लायबिलिटी वाले को पैसा दो। इसीलिए अकाउंटिंग के कंसेप्ट के हिसाब से हम ऐसे इक्वेशन कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, अब गांव घर के लेवल में पढ़ो तब तो ये भी सही है। क्लियर है? बताओ, समझ आ गया?
पहले हम बाहर वाले का पैसा लौटाएंगे या पहले ओनर का ही पैसा लौटा देंगे? याद रखना, कभी भी बिजनेस में पहले बाहर वाले का पैसा लौटाया जाता है, तब ओनर का पैसा लौटाया जाता है। सपोज करो, एक बिजनेस की कल्पना करो, ये तुम्हारे सामने एक बिजनेस बना रहा हूं मैं, ये बिजनेस डूबने लगा। सोचो, ये बिजनेस डूबने लगा तो क्या इस बिजनेस में जितने का एसेट होगा, ये एसेट है इस बिजनेस में, इस एसेट को बेच करके जितने भी पैसे आए तो पहले ओनर अपना ही पैसा रख लेगा, पहले ओनर अपना पैसा रख लेगा, बोलेगा बाकी का पैसा डूब गया। क्लियर है? आज समझ में आ गया? तो मुझे बताओ कि ये समझे हो कि नहीं समझे हो? पहले ये समझ, मेरा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस डूबेगा, पहले मैं अपना पैसा निकाल लूंगा और बाकी लोगों का पैसा लौटाऊंगा नहीं। पहले बाकियों का पैसा लौटाना होगा, तब जो बचा वो मेरा है। चाहे वो फायदा हुआ, चाहे घाटा हुआ, चाहे जो भी हुआ, वो सब मेरा है। लेकिन पहले बाहर वाले का पैसा दूंगा। मुझे बताओ बच्चों, इस कंसेप्ट को तुम लोग समझे हो कि नहीं समझे? मैथमेटिकली तुम तीनों में से तीनों ही लिख सकते हो मैथमेटिकली, लेकिन अगर बात की जाए अकाउंटिंग के कंसेप्ट की, तो हम ऐसा वाला का प्रयोग कभी कभी नहीं करेंगे, मतलब नहीं ही करेंगे, और ये दोनों वाले का प्रयोग करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। मेरे बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो, सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? चलिए बच्चों, एक बात सुनिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट क्या था मेरे बच्चों? थ्योरी था, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे थे। और अब चैप्टर नंबर 5 से क्या हो गया? प्रैक्टिकल। इसीलिए आज पहला दिन था, और पहला दिन इंट्रोडक्शन के लिए काफी था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के आगे का डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे, आज हम लोग इससे ज्यादा नहीं सीखेंगे। क्या आप लोग समझ पाए? हम आपको इस तरीके से लेके जाना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी बर्डन जैसा फील ना हो। बच्चों, हम लोगों का एकदम बर्डन जैसा फील हो, वो थ्योरी था इसीलिए हम तुमको ज्यादा ज्यादा पढ़ा रहे थे, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल है, इसमें अगर हम तेज चलेंगे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम सवाल में अटक जाओगे। इसीलिए हम यहाँ पे अपने स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे कि बच्चों के दिमाग में जितना सेट हो गया उतना ही पढ़ाओ, ज्यादा नहीं पढ़ाओ। क्या आप लोग समझ पाए मेरे बच्चों? तो ये नोट्स आप लोग मेंटेन कर लोगे कॉपी में? जल्दी से बता दो, ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नोट्स अपने कॉपी में मेंटेन कर लोगे? ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही हुआ। आप लोगों को आज का नोट्स अच्छे से बना करके, और मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 5 से कोई ढिलाई नहीं पढ़ाई में, चैप्टर नंबर 5 से कोई ढिलाई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे इजीली बने, तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा और नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने होंगे। और मेरा एक सुझाव मानिएगा, चैप्टर नंबर 2 को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, जब भी समय मिले एक बार कोशिश कीजिए चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज कर जाने का। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं मेरे बच्चों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बुआ सब।